हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उसमें हमने जो है पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के जितने भी F1 के अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कशन हुए हैं वो सब मैंने प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, और वो जो वीडियो है वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें और इससे पहले वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारा इसमें जो है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है, ज्ञान अर्जन के विभिन्न तरीकों को बताएं अथवा ज्ञान अर्जन के साधनों को बताएं, अथवा ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों कौन से हैं वर्णन करें, अथवा बच्चे किस प्रकार ज्ञान अर्जन करते हैं उन साधनों का वर्णन करें। देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, ये सीरीज चलाने का मकसद जो हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो क्या है, न्यू जो है पहले एग्ज़ाम देने जाएंगे, और उनको जो क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, जो जवाब सेम ही रहेगा, लेकिन आप देखिए आपको क्वेश्चन भी आता रहेगा, जवाब भी आता रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन की भावों को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन के वर्ड को ना समझ पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड, बहुत सारे ऐसे शब्द दिए जाते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनका आंसर उनको याद रहता है, तब भी वो जो है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उस शब्द के चलते जो याद करके कुछ जाते हैं, लेकिन उसमें किसी और तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। तो वही जो हमारा है, जो आप क्वेश्चन से परिचित हो जाइए और क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है उससे परिचित हो जाइए। देखिए, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं जिसके एक एक मतलब मेथड पता चल जाएगा आपको। देखिए, 4-5 पेज में क्वेश्चन का जवाब देना है, और उसी क्वेश्चन का आप किस प्रकार लिखिएगा जो आपका 4-5 पेज भरे, वो सब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पे 4-5 में आप एक उदाहरण विधि जो है सो भी दे सकते हो, जो आप मतलब जो कुछ इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन जो है, आप ज्ञान अर्जन कैसे, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये सब क्वेश्चन सब जो आता है आप सब इसमें जो है अपना जो एक एग्जाम्पल सेट करके दे सकते हैं, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे, जो किस प्रकार एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, किस प्रकार आपका पेज भरेगा वो एग्जाम्पल से, तो वो सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहले चलिए हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब जो है सो क्वेश्चन भी एक ही है, लेकिन लिखा किस तरह से गया है, 3 तरीके से लिखा गया है यहाँ पे, और जवाब उसका क्या होगा, एक ही जवाब होगा। जो इतना सारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो सारा जवाब है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन हमारा जो है सो एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन 3 तरीके से जो है सो लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, ज्ञान अर्जन के विभिन्न तरीकों को बताएं अथवा ज्ञान अर्जन के साधनों को बताएं। और उसी दूसरे प्रकार में पूछा गया है, जो ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों कौन से वर्णन करें। और तीसरा है, बच्चे किस प्रकार ज्ञान अर्जन करते हैं उन साधनों का वर्णन करें। इसमें जो है ज्ञान अर्जन के जो तरीके हैं, जो साधन है, जो मेथड हैं, उनका चर्चा करना है। सिंपल सी फंडा है इसमें। तो देखिए, पहले हमारा उत्तर है, ज्ञान के स्वरूप को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक में ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों की एक समीक्षाएं समझ विकसित हो। विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के विभिन्न रूप देखा जाता है, जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रचलित होती है। भिन्न भिन्न क्रियाएं जैसे अवलोकन, तर्क करना, समीक्षा करना, बातचीत या संवाद, चिंतन, प्रयोग करना एवं परिवेश में भाग लेना, अभिव्यक्ति का गढ़ना, अनुभव करना इत्यादि ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने सिखाने की रणनीतियां हैं। आप देखिए, सीखने सिखाने की क्या सारी रणनीतियां हैं, किस प्रकार आप कर सकते हो, किसी बच्चे को सिखा सकते हो। तो अवलोकन करके, तर्क करके, समीक्षा करके, बातचीत संवाद करके, चिंतन करके, प्रयोग करके, परिवेश में भाग लेके, अभिव्यक्त को गढ़ के, अनुभव करके इत्यादि ज्ञान प्राप्ति के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की रणनीति है। इसमें देखिए, फिर है हमारा पैराग्राफ चेंज के लिखा हुआ है, बच्चे सक्रिय रूप से केवल पूर्व प्रचलित अनुभव या विचारों के आधार पर ही अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करता, बल्कि नई परिस्थिति, भौतिक, वैचारिक, भाषिक एवं सांकेतिक रूप में संवेगात्मक तथा बौद्धिक क्रिया करते हुए नए विचारों, अनुभवों तथा कौशलों को भी जो है सो निर्माण करता है। उसके बाद है, इस विचार, अनुभव एवं कौशलों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण बच्चों के विकास का अंतरंग पहलू है, परंतु विद्यालय से पूर्व तथा विद्यालय जीवन प्रारंभ करने के बाद बच्चों के ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने की प्रक्रिया में अंतर होता है। विद्यालय से पूर्व बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अनौपचारिक होती है तथा सीखने का संदर्भ भी अनौपचारिक होता है। सीखने की विषय वस्तु भी अपेक्षाकृत मूर्त एवं सामान्य होती है। क्या होती है? मूर्त एवं सामान्य। जबकि विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत औपचारिक परिवेश तथा औपचारिक रूप से संचालित होती है।
हमने अनौपचारिक औपचारिक के बारे में जो है सो भी जो है चर्चा अच्छी प्रकार किया था। जो औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है, और शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है। औपचारिक शिक्षा जो है होता है सो एक पूर्व निर्धारित समय पर चलता है और इसका एक समय सीमा निर्धारित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है सो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ऐसे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। ये कहीं पर भी कभी भी सीखा जा सकता है इसके जरिए। तो वही है इसमें दिया है। औपचारिक रूप से विद्यालय में क्या औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है, हमारे घर समाज परिवार में क्या अनौपचारिक रूप से। यहाँ सीखने की विषय वस्तु भी अपेक्षाकृत अमूर्त विषय एवं जटिल होती है। विद्यालय पूर्व तथा विद्यालय में सीखने के बीच अंतर का एक मुख्य लक्ष्य सीखने की प्रकृति भी है। विद्यालय पूर्व परिवेश, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, मित्र मंडली या समुदाय एवं समय की मध्यस्थता बच्चों के सीखने के अनौपचारिक तरीकों से नैसर्गिक रूप से अनुकूलित होती है। समय की अधिक मात्रा में उपलब्धता के कारण बच्चे सीखने के क्रम में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र एवं सक्रिय होते हैं, जिसके फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से चलती रहती है। परंतु विद्यालय में शिक्षक, विषय वस्तु तथा स्थान एवं समय की मध्यस्थता अपेक्षाकृत लघु तथा बच्चों के औपचारिक परिवेश से भिन्न होती है। विद्यालय में शिक्षकों की मध्यस्थता बच्चों तथा वयस्कों के बीच के एक नैसर्गिक संबंध न होकर सीखने के विषय वस्तु तथा विद्यालय के संगठनित, सांस्कृतिक तथा स्थानिक कालिक संसाधनों से प्रभावित होती है। कई रूप में विद्यालय का परिवेश बच्चों के सीखने के स्वाभाविक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो विद्यालय के सीखने के अर्जन को ज़्यादा जो है सो डिटेल दिया गया है। वहीं अब हमारा जो है इसके क्वेश्चन का जो है सो अर्जन के तरीके उसको हम जानेंगे जो कैसे होता है। तो ज्ञान अर्जन के साधन क्या हैं? पहला परंपरा एवं रूढ़ियाँ। परंपरा एवं रूढ़िवाद जो होता है, जो हमारे पहले से चला आ रहा हो, यानी आप कह सकते हैं जो हमारा जो एक परंपरा जो चला आ रहा है वही रूढ़िवाद होता है। परंपरा एवं रूढ़ियाँ वो ज्ञान जो हम बिना तर्क के सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हैं कि लोक परंपरा से चली आ रही है या माना हुआ ज्ञान है। अब ये सब जो हमारा है रूढ़ि, जो हमारे समाज में बहुत सारे प्रचलित होते हैं, जैसे लड़कियां घर की काम करेगा और लड़का क्या है घर चलाएगा, यानी घर से बाहर रह के वो कमा के आएगा, लड़कियां को जो है सो पैसा देगा और वो खाना जो खाना बनाने की सामग्री होगी वो देगा, तो लड़की घर में खाना बनाएगी। तो यही जो हमारे जो बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी या परंपराएं चलती आ रही है, तो वही जो है जो बिना हम तर्क किए बिना उसे स्वीकार करते हैं और उसको फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद हमारा है प्राधिकार ज्ञान या आप्त ज्ञान। वह ज्ञान जो किसी आप्त पुरुष, व्यक्ति, ग्रंथ द्वारा सिद्ध एवं प्रदत्त है, जिस पर हम सामान्यतः प्रश्न खड़ा नहीं करते क्योंकि वो भी हमारी आस्था व विश्वास से जुड़ा हुआ है। अब ये है प्राधिकार ज्ञान या आप्त ज्ञान, जो कोई महान पुरुष द्वारा लिख दिया गया है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जो है पुस्तकें हैं जो सिद्ध एवं प्रदत्त हैं, कर दिया गया है और उसे दे दिया गया है, जिसमें हम सामान्यतः कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी क्या है आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है, उससे भी हमारा ज्ञान अर्जन होता है। उसके बाद है अंतर्दृष्टि या अंतर्सूझ। यह ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभवों पर आधारित होता है। ये क्या है, ये जो हमारे आंतरिक भावना जो है, अनुभव है, उस पर आधारित रहता है। जो हमें अच्छा लगता है उससे हमें सीखना चाहिए, और जो गलत है, जो हम गलत देख रहे हैं, जो मुझे हमारे मन में आंतरिक सोच आती है ना, जो ये गलत है, इससे हमें नहीं करना है या इसे नहीं देखना है, तो वही हमारे आंतरिक पहलू हो जाती है, अंतर्सूझ होती है। उसके बाद है इंद्रियानुभव। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान में क्या होता है, अनुभव होता है। हम इंद्रियों द्वारा जो हमें जितने भी प्राप्त ज्ञान होते हैं अनुभव कहते हैं। उसके बाद हमारा है बुद्धि या तर्क पूर्व ज्ञान। अब बुद्धि या तर्क पूर्ण ज्ञान वह ज्ञान जो तर्क द्वारा सिद्ध होता हो, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वो इंद्रियों द्वारा भी अनुभूत हो। वह ज्ञान क्या हो जो तर्क द्वारा सिद्ध होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो इंद्रियों द्वारा अनुभूत है। आपको कुछ डाउट लगा, आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आपको जवाब मिला, आप संतुष्ट हो गए, तो आपने तर्क द्वारा सिद्ध अपने द्वारा तो सिद्ध कर लिया, आपने बुद्धि या तर्क द्वारा ये सही है मुझे, मतलब कोई भी ऐसा ज्ञान जो आपने क्वेश्चन किया, आपको ज्ञान का अर्जन हुआ, वो ज्ञान का बारे में आप उसके बारे में पता चला। लेकिन आप क्या तर्क करके क्या आपने सीख लिया, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को कोई अनुभव का जो है सो आपने इंद्रियों को भी अनुभव किया, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वो इंद्रियों द्वारा भी अनुभूति हो आपकी। ये जरूरी नहीं, आपने माइंड में जो है उनसे क्वेश्चन किया, जो किसी ने आपको कुछ बताया,
आप उससे सहमत ना हो, लेकिन आपने क्वेश्चन किया, फिर आपका उससे जवाब मिला तो आप सहमत हो गए। तो ऐसे ज्ञान जिसमें आप क्या इंद्रियों को जो है सो आपने अनुभव नहीं किया, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां, आपने उनको तो यूज़ नहीं किया, लेकिन आप जो है माइंड में क्वेश्चन आया, आप पूछ दिए, आप रोज पूछ, आपको क्या मिला, आपको जवाब मिला, तो उससे आपको संतुष्टि मिल गई, तो ये आपके क्या होगी, बुद्धि और तर्क पूर्ण ज्ञान हुआ, जो आपको आप संतुष्ट हो गए उस शब्द से, उस बात से। उसके बाद हमारा है वैज्ञानिक ज्ञान। वह ज्ञान हो इंद्रियानु अनुभव तथा तर्क दोनों द्वारा सिद्ध होता है, यही ज्ञान सही ज्ञान है। अब देखिए वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है, बुद्धि या वैज्ञानिक ज्ञान यह भी होता है जो हमारे जितने भी फैक्ट चले आ रहे हैं, अगर वो फैक्ट सिद्ध हो जाते हैं, वैज्ञानिक साइंस सिद्ध कर देता है, तो आप क्या होते हैं, आप इंद्रियानुभव से भी जो है संतुष्ट होते हैं, और तर्क से भी, माने आप में जितना क्वेश्चन हो, आप में जितना क्वेश्चन रहता है वो वैज्ञानिक सिद्ध कर देता है जो ऐसे ऐसे होता है, तो वो क्या है, हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है। अब कोई भी है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, मान के चलिए जो हमारा वैज्ञानिक कोई भी एक फैक्ट चलता आ रहा है, वो फैक्ट हम सब पुरातन व्यवस्था से सुनते आ रहे हैं, कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी ग्रंथ के बारे में, जो ऐसा ऐसा होता था, ऐसा अभी भी है। लेकिन वैज्ञानिक अगर देखिए, मान के चलिए राम सेतु सब सुन रहे हैं जो वहाँ पे है, लेकिन अभी जो वैज्ञानिक अगर सिद्ध कर देता है, तो क्या सब मान जाएंगे, उनकी जो इंद्रियानी अनुभव जो ज्ञान है, उनके पूर्व ज्ञान जो है, उनकी जो पहले पुरातन व्यवस्था जो सुनते चले आ रहे हैं वो ज्ञान, और जब अगर वैज्ञानिक अभी प्रूव कर दे जो ना, हाँ है, वहाँ पे है, ऐसा है, इतना साल पुराना है, ऐसे ऐसे करके इसको बनाया गया था, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो आंतरिक तर्क जो है, आपके जो क्वेश्चन सवाल जितने उठते जा रहे हैं वो भी शांत हो जाएंगे। तो यही हमारा वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। तो हमारा इसका जो ज्ञान अर्जन के जो तरीके हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, परंपरा एवं रूढ़ियाँ, प्रतिकार ज्ञान, अप्राप्त ज्ञान, अंतर्दृष्टि, अंतरसूझ, इंद्रियानुभव, बुद्धि एवं तर्क पूर्व ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान। उसके बाद हमारा है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, परिभाषित करें। हमें पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ना है, अथवा पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा गया है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, परिभाषित करें, और पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हमारा है पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ परिभाषा, पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ परिभाषा। आप इसका अर्थ ही समझिए या परिभाषा। अगर आपने हमारा क्लास किए होंगे तो इसके बारे में हमने पाठ्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से और डिटेल पूर्वक समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो में हमारा प्लेलिस्ट पूरे जो वीडियो का बना हुआ है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर में ये इसके बारे में और डिटेल से चर्चा किया गया है, जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बारे में। तो पाठ्यक्रम है, यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, करिकुलम शब्द, इसको इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं। जो हमारा है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है सो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की क्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, यानी दौड़ का मैदान। यह दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट यूलिच ने पाठ्यक्रम के इस अर्थ को मान्यता दी है। कारण यह है कि छात्र दौड़ते रहते हैं। क्या है कारण, इन्होंने इस अर्थ को मान्यता दिया है। जो कौन दिया मान्यता, रॉबर्ट यूलिच ने। क्यों दिए हैं, क्योंकि छात्र जो है सो दौड़ते रहते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम का अनुकरण करते हैं, परंतु अपने लक्ष्य को शायद ही प्राप्त कर पाते हैं। सभी बच्चे अब पढ़ाई के पीछे दौड़ते हैं, भागते रहते हैं पाठ्यक्रम के पीछे। उन्हें जो है अपनी पाठ्य पुस्तक कंप्लीट करना रहता है, क्लास नोट, उसके विद्यालय की जितने भी एक्टिविटी होती है उसे कंप्लीट करने के लिए, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, गतिविधियां होती है, उस सब को कंप्लीट करके क्या होते हैं, वो अपने उसके पीछे ही लगे रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए जो है सो इन्होंने इस बात की जो मान्यता दी। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं उनके लक्ष्य की शायद ही प्राप्ति हो पाती है, या बहुत सारे बच्चे जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं। उसके बाद हमारा है पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में दो विचारधाराएं हैं, एक प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ज्ञानों और कुशलताओं का संग्रह होता है, जो बालक के दृष्टिकोण से नहीं वरन किसी शिक्षा विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से होता है। आधुनिक धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं या
जीवन की वास्तविक परिस्थिति का संचय है जिनमें बालक भाग लेता है और जिनका वह सामना करता है। इस धारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु, पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक होता है। क्या पाठ्यक्रम के दो अर्थ बारे में दो विचारधाराएं हैं, प्राचीन है आधुनिक है। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ज्ञानों और कुशलताओं का संग्रह होता है जो बालक के दृष्टिकोण से नहीं वरन किसी शिक्षा विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से होता है। ये हमारा प्राचीन हो गया। अब आधुनिक धारणा के अनुसार है पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं या जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है जिनमें बालक भाग लेता है और जिनका वह सामना करता है। इस धारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक होता है। अब हमारा है पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है। तो हम पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। देखिए आप इन्हीं कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं हैं जो है हमारा फ्रोवेल। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। अब पाठ्यक्रम फ्रोवेल के अनुसार क्या करना चाहिए, तो पाठ्यक्रम को जो है मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में साधन है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथ में साधन है जिससे वो अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक के हाथ में साधन है, शिक्षक का एक साधन है जिससे वो अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखिए पाठ्यक्रम का अर्थ माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं वरन इसमें अनुभवों की वह सार्थकता भी सम्मिलित होती है जिनकी राष्ट्र विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों की अगणित अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तिगत के विकास में सहायता देता है। माध्यमिक शिक्षा का आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का परिभाषा ये है। अब पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार को बताएं। अब पाठ्यक्रम का निर्माण ये एक अलग क्वेश्चन है जो पाठ्यक्रम निर्माण में दार्शनिक एवं सामाजिक आधार को बताएं। तो पाठ्यक्रम का जो है सो अधोलिखित 4 आधार है। पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार और चौथा है वैज्ञानिक आधार। अब हमारा इसमें देखिए दार्शनिक आधार क्या होता है, उसके बाद हमारा जो है सामाजिक आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, वैज्ञानिक अधिकार क्या है, साइंटिफिक बेस। पहला हमारा दार्शनिक बेस है। पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार दर्शन है। पाठ्यक्रम का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम का संगठन क्यों किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम की समस्या एक दार्शनिक समस्या है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न रूप से निर्धारित किया जाता है। आदर्शवाद यह विचारधारा शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल देती है, इसलिए यह पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचारों तथा आदर्शों को मानता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा गणित रखे जाने चाहिए। अब इनके अनुसार आदर्शवाद के अनुसार ये सब रखे जाने चाहिए, दार्शनिक आधार है हमारा। और प्रो हॉर्न के अनुसार जो कि एक आदर्शवादी हैं, पाठ्यक्रम में कुछ कला, कुछ विज्ञान तथा कुछ व्यवसाय को स्थान मिलना चाहिए। रॉस महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। रॉस के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रक्रियात्मक, ज्ञानात्मक जो है प्रक्रिया होनी चाहिए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। उसके बाद हमारा है इनके विकास में के लिए भाषा, सामाजिक विषय, साहित्यक, गणित, विज्ञान, कविता, संगीत, कला, पाकशास्त्र, शिल्पकला, कटाई बुनाई आदि को पाठ्यक्रम में स्थान देने के लिए बल देता है। अब उसके बाद है प्राकृतिकवाद, जो हमारा है दार्शनिक आधार इस पे ही है, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद और प्रयोगवाद। तो प्राकृतिकवाद है हमारा, यह वाद
बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हो शिक्षा का ध्येय माना गया है। इसके लिए बालक को आत्म प्रकाशन के लिए अनियंत्रित स्वतंत्रता देने के पक्षपाती हैं। अनियंत्रित स्वतंत्रता देने के, यह बालक को बालक मानकर चलता है, यह बालक को बालक मानकर चलता है। इसलिए प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेशन चाहते हैं जिनके द्वारा बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास हो सके। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद, तैरना, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान आदि को स्थान मिलना चाहिए, जो है प्रकृतिवाद के। अब हमारा है प्रयोगवाद। यह वाद भी बालक को अधिक महत्व प्रदान करता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक की शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बालक को क्या है? शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यह विचारधारा उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है। प्रयोगवादी पाठ्यक्रम का संगठन बालक की अभिरुचियों के अनुसार करते हैं। ड्यूबी ने बालक की 4 स्वाभाविक रुचियों को जो है सो माना है। पहला है बातचीत तथा विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि। दूसरा है कौतूहल या जिज्ञासा की अभिरुचि, क्वेश्चन पूछने की। थर्ड है हमारा रचनात्मक अभिरुचि, यानी रचनात्मक क्रिएटिविटी। उसके बाद चौथा है कलात्मक अभिरुचि, जो हमारा जितने भी जो है ड्राइंग व्राइंग, कुछ बच्चे का जो गाना, सिंगिंग, सो सब। उसके बाद देखिए ड्यूबी ने इन रुचियों को प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का आधार बनाया। इसलिए पाठ्यक्रम में कला, भाषा, कताई, बुनाई, दुकानदारी, बागवानी, गन्ना काश्त कला आदि को स्थान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा ने पाठ्यक्रम को आधार सामाजिक जीवन तथा उसकी क्रियाओं को माना। इस वाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता माना गया। इस कारण पाठ्यक्रम में सामूहिक क्रियाओं के निर्धारण पर बल दिया गया, जिससे छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास हो सके। अब देखिए यथार्थवाद जो हमारा है, यह विचारधारा पाठ्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इसके द्वारा जीवन की व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को स्थान देता है जिनके द्वारा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सके। उसके बाद हमारा है सामाजिक आधार, जो हमारा ये जो है, जो हमारा पहला जो था दार्शनिक आधार खत्म हो गया है। अब हमारा है सामाजिक आधार। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों का स्थान मिलना चाहिए जिनके अध्ययन से छात्रों ने सामाजिकता की भावना का विकास हो सके। विद्यालय में एक सामाजिक संस्था है, अतः उसका संपूर्ण वातावरण वृहद समाज का लघु रूप होना चाहिए। शिक्षा द्वारा समाज के 2 कार्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। प्रथम, समाज की संस्कृति, अनुभवों आदि को आने वाली संतति को प्रदान करना चाहिए, जो उसके संतान आने वाले हैं उनको प्रदान करने चाहिए, तथा द्वितीय, समाज की उन्नति एवं प्रगति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण इन दोनों कार्यों की पूर्ति हेतु होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, नीतिशास्त्र आदि का स्थान मिलना चाहिए। यही हमारा था जो हमारा जो बच्चों में जो है सो पाठ्यक्रम के निर्वहन के लिए दार्शनिक और सामाजिक आधार। तो हमारा जो था दार्शनिक और सामाजिक आधार पे हमने इतना डील किया। अब आगे का जो क्वेश्चन हमारा जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बुनियादी शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डाले। अब जो हमारे जितने भी F1 में बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो बहुत सारी शिक्षा पे जो है अपना जो है चर्चा किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कहे तो F1 का, और लास्ट टॉपिक है जो हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो आपको देखना हो, वो इम्पोर्टेंट जो है वीडियो रहेगा। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून, बाय।